नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण परियार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्याय ध्वनि, जिसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये छायावादी कवि हैं और आज हम पढ़ रहे हैं इस पाठ का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने पढ़ा है कवि परिचय और कविता के बारे में, जिसका पहला अंश हम पढ़ चुके हैं। उसके आगे का अंश अब हम पढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक इसका वाचन करें। तो पहली पंक्तियों में कहा है, हरे हरे ये पात, डलिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ इस पंक्ति में शब्दार्थ को देखते हैं ताकि हम इसकी व्याख्या कर पाएं। हरे हरे ये पात, पात का अर्थ होता है पत्ता, जो कि वसंत ऋतु में वो पत्ते खिलते हैं, उनको कहते हैं। डालियाँ यानी कि जो बगीचों में डालियाँ लगी हैं, जो कलियाँ लगी हैं, वो कैसी हैं? बड़ी कोमल हैं। कोमल यानी मुलायम है, नरम है। गात, गात का अर्थ होता है शरीर। मैं ही अपना स्वप्न, स्वप्न यानी सपना, मृदुल कर, मृदुल जो कि कैसे है? मीठा सा है ना, कोमल सा। कर यानी हाथ, फेरूंगा, उसके ऊपर हाथ फेरूंगा। किसके ऊपर? अपने सपने के ऊपर, अपने सपने को जगाने के लिए। निद्रित कलियां, निद्रित कलियां क्या होती है? जो सोई हुई कलियां हैं, जो थोड़ी सी आधी सी खिली हुई है, पूरी नहीं खिल पाई है, अभी सवेरे होते ही वो खिलने वाली है, तो उस कलियों को कहेंगे निद्रित कलियां। जगह एक प्रत्युष, प्रत्युष क्या होता है? सवेरा, जो कि पूरी सुबह होने, रोशनी होने से पहले का है ना, अंधेरे वाला, उसको कहेंगे प्रत्युष। मनोहर यानी सुंदर। इसको हम देखते हैं हरे हरे ये पात, हरे हरे पात, अभी हमने देखा कि पात यानी पत्ते, ठीक है। मृदुल, मृदुल का अर्थ क्या बताया? कोमल या नरम, ठीक है। गात, गात का अर्थ होता है शरीर। कर यानी हाथ, निद्रित यानी सोया हुआ, और प्रत्युष यानी प्रातःकाल या सवेरा। इसकी व्याख्या कैसे करेंगे कि कवि अपने आलोचकों को जवाब देते हुए कहते हैं कि अभी तो मेरे कवि जीवन का अंत नहीं होने वाला, अभी तो मैंने कार्य प्रारंभ किया है, अभी अभी तो मेरे जीवन में बसंत की बहार आई है, यानी अभी तो उन्हें युवा अवस्था मिली है। युवा वर्ग जो होते हैं वो इससे संदेश ले सकते हैं कि उनकी जो अवस्था है वो कैसी है? उत्कृष्ट अवस्था है। वो आशावादी दृष्टिकोण रख सकते हैं, वो उत्साह से अपने कार्य को सही अंजाम दे सकते हैं, और अपनी इस जोश भरी अवस्था में वो हर कार्य को संभव कर सकते हैं। तो जब हमारे कार्य, हमारे जीवन के कार्य की शुरुआत होती है, वो होगी युवावस्था। और ऋतुओं में हम देखेंगे जिस समय चारों तरफ हरियाली आती, वो कौन सी है? वो है वसंत ऋतु। तो अभी अभी मेरे जीवन में वसंत की बहार आई है, यानी अभी तो मैंने युवा अवस्था को प्राप्त किया है, अभी तो मैंने कार्य करना शुरू किया है। मेरे कवि का जीवन अभी अंत नहीं करेगा, अभी तो वह उत्कर्ष हुआ है, अभी तो वह जवान है, यौवन की मस्ती से भरपूर है। अपने कोमल हाथों को वो इन बगीचे की कलियों के ऊपर फेरेगा, उनमें नया जोश, नई उमंग उत्साहित करेगा, उनको नया दृष्टिकोण देगा। आशावादी और प्रगतिशील दृष्टिकोण से वो उन कलियों को खिलने के लिए प्रेरित करेगा। तो यहाँ कलियाँ किसका प्रतीक है? युवा वर्ग का प्रतीक है। यानी कवि अपनी कविता के लेखन से उन युवा वर्ग को समझा रहा है कि अभी उठो, जगो और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। और वही बात वसंत से देखें तो उन कलियों को जो अभी अभी सवेरे ही खिलने वाली है, तो उनके ऊपर हाथ फेर कर उनको जगा रहा है कि अब सुबह हो गई है, तो तुम्हारे लिए नई सुबह जागृत करने के लिए, नया सवेरा, नया दिन जागृत करने के लिए वो बात कह रहे हैं। तो इस पद का जो अभी हमने पढ़ा उसका शिल्प सौंदर्य देखते हैं। अब आप कहेंगे शिल्प सौंदर्य क्या होता है? यानी जब हम इन पंक्तियों का मीनिंग समझा, भाव समझा, तो वो हो गया भाव सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य यानी जब इस पंक्तियों को लिखा गया, कवि ने जब इसको बुना, तो हम उसमें कौन से पॉइंट्स, कौन से मुख्य बिंदु देख सकते हैं। यानी इन पंक्तियों में जो भाषा थी वो खड़ी बोली वाली थी, यानी तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ था और हम उसको आसानी से समझ सकते थे। जिनमें ऐसे शब्द थे तत्सम वाले, जैसे मृदुल, पात, स्वप्न, निद्रित, ये कैसे शब्द हैं? ये तत्सम। तत्सम शब्द कैसे होते हैं? जो संस्कृत से बने होते हैं,
ठीक है। इन पंक्तियों में ना कहीं कहीं अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है, तो जिससे हमें इनके अर्थ को समझने में सहायता होती है। अलंकार जिसमें देखो अभी अभी है ना, हरे हरे, ये ऐसे शब्द है जिसमें एक ही शब्द दूसरी बार आया है, यानी एक शब्द की आवृत्ति हुई है, तो हम इसको कहेंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्या कहेंगे? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जब कभी एक ही शब्द दूसरी बार उसके साथ ही जुड़कर आता है तब वो हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब हमने जो वर्ड बताया आपको, शब्द पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, वो क्या है, इसको थोड़ा सा हम और डीपली जाते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। क्योंकि और कभी भी हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो इन व्याकरणिक बिंदुओं को हम एक बार देख लें तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। काव्य में जहाँ पर किसी शब्द की बार बार पुनः यानी दोबारा, आवृत्ति यानी आते हैं, तो पुनरावृत्ति हो और अर्थ एक ही हो, दो बार आया है लेकिन मीनिंग उसका एक है, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। जैसे उदाहरण अभी हमने देखा, क्या हो सकता है, एक और उदाहरण देखते हैं। सखी निरख नदी की धारा, सखी निरख नदी की धारा, सखी यानी सहेली, निरख यानी निरखो देखो, नदी की जो धार है उसको। अब यहाँ पर कैसे होगा, जैसे उसके आगे की पंक्ति है, ढलमल ढलमल चंचल चंचल, झलमल झलमल तारा, यहाँ ये पंक्ति पूरी होती है। तो आपने देखा एक ही शब्द दोबारा हुआ, तो ये शब्द की पुनरावृत्ति है, इसलिए हम इसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एक ही शब्द दूसरी बार हुआ है, दोनों बार में उसका मीनिंग एक ही है, अर्थ एक ही है, इसीलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहेंगे। और दूसरा कोई व्याकरणिक बिंदु क्या है, वो है गुणवाचक विशेषण। आपने इनको पहले कक्षाओं में भी पढ़ा है। विशेषण क्या, किसी शब्द की, किसी चीज की विशेषता बताना, चाहे वो संज्ञा हो या सर्वनाम, तो उनको हम विशेषण कहेंगे। और किसी के गुणों को, चाहे वो अच्छा गुण हो या बुरा गुण हो, तो वो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। उसके रूप, रंग, गुण, इन सब की बातों को बताते हैं तो वो आ जाएगा गुणवाचक विशेषण। जैसे एक वाक्य है, बगीचे में सुंदर फूल है। ठीक है, तो फूल एक चीज है, एक वस्तु है, लेकिन वो कैसे हैं, वो सुंदर है, इसीलिए उस वस्तु की विशेष बात क्या है, सुंदर होना। तो सुंदर यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो गया। दूसरा देखो, उस लड़के का रंग काला है। अब देखो, गुणवाचक में वस्तु या चीज या संज्ञा है सर्वनाम, देखो उस है सर्वनाम, लड़का है संज्ञा। अब ये जो रंग बताया है ये उस लड़के का है, यानी विशेष्य कौन है, लड़का, संज्ञा। तो संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है कि उसका काला रंग है, तो काला रंग किसमें आएगा, उसके गुणों को लेकर आएगा, तो इसलिए हम इसको गुणवाचक विशेषण कहेंगे। आ रहा है समझ में। अब इसका दूसरा व्याकरणिक बिंदु क्या है, जो भी हमने देखा वही गुणवाचक विशेषण। जैसे एक तरफ हम लिखते हैं शब्दों को जो कि विशेषण वाले शब्द है, दूसरी तरफ हम लिखेंगे वो चीजें, वो वस्तु जो विशेष्य हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं। घात, घात क्या है, शरीर, शरीर कैसा है, कोमल, तो कोमल क्या है, विशेषण, और घात है विशेष्य। वैसे ही वसंत, वसंत क्या है, ऋतु, संज्ञा, तो वो कैसी है, वो बहुत ही मृदुल है, यानी उसकी क्वालिटी है, उसकी विशेषता है, तो ये बन जाएगा विशेषण में। पात, पात यानी पत्ते, पत्ते हो गया संज्ञा, संज्ञा यानी वस्तु, वस्तु यानी विशेष्य। वो चीज, जो चीज होती है उसे हम विशेष्य कहते हैं, जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं उस वस्तु को विशेष्य कहेंगे। और जो बात उसके बारे में आ रही है, जो गुण उसके बारे में आ रहा है, वो हो जाएगा विशेषण। तो ऐसे ही हम इन शब्दों का विशेषण और विशेष्य अलग कर सकते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं पुनरुक्त शब्द, यानी जो बार बार आ गए हैं, जैसे हमने देखा अभी अभी, हरे हरे, तो हम इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसके अगले अंश को, वो क्या है, जैसे इसको हम वाचन करें, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस प्रकार से इन्होंने बहुत सुंदर कविता लिखी है। अब कविता के अंदर जो शब्द आए उनको देखते हैं। पुष्प पुष्प से यानी हर एक फूलों से, तंद्रालस, तंद्रालस यानी के जो कि नींद से भरा हुआ हो, जो कि आलस से भरा हो, है ना, हमेशा सुस्त रहा हो, तो हम उसको कहेंगे तंद्रालस। और लालसा, लालसा का अर्थ होता है कुछ पाने की इच्छा रखना, चाहत मन में रखना।
मैं खींच लूंगा यानी उसको बाहर निकालूंगा। उन व्यक्तियों, उन युवाओं के मन से पुष्प पुष्प, यहाँ उस युवा वर्ग के बारे में कहा गया है जो अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कर चुके हैं लेकिन अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा रहे हैं, अपने समय को व्यर्थ ही गंवा रहे हैं आलस्य में। उस आलस्य को उनके जीवन से वो खींच लेगा, दूर कर लेगा। कौन? कवि। वैसे ही वसंत की ऋतु में जो हर एक पुष्प है उसमें से वो उसकी क्या करेगा? उसकी लालसा को, उसकी नींद को दूर करेगा ताकि वो खिल सके। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। अब वो अपनी बात कह रहे हैं कि मेरे जीवन का अभी तो क्या हुआ है, युवावस्था आई है, मैंने अभी लिखना शुरू किया है, तो मैं अपने इस शुरुआती कार्य से क्या करूँगा? एक नया जीवन बनाऊंगा और उस नवजीवन का जो अमृत है, सार है, वो सबको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, यानी उस अमृत को सबके ऊपर सींच दूंगा। ये जीवन का अनुभव, ये सीख मैं, ये संदेश मैं उस सभी नवयुवक को दे दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, यानी उनको अपने लक्ष्य कदम पर चलने के लिए सही मार्ग दिखाऊंगा। उनको बताऊंगा कि यही समय है कि तुम अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सको। है मेरे वे जहाँ अनंत, अनंत यानी के जो असीम है, जो मेरा लक्ष्य असीम है, जिसको पार नहीं पाया जा सकता, उतना मेरा जीवन भी रहेगा। जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा उस असीम अनंत तक मैं जीता रहूंगा। अभी मेरा अंत नहीं हुआ है। तो इसका प्रसंग वही क्या करेंगे, हम इन पंक्तियों को बताएंगे कि ये पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा लिखी है, निराला कविता से हैं और निराला जी ने लिखी है ध्वनि कविता से, और किताब का नाम वसंत। ठीक है। और क्या बात संदर्भ में कही है कि कवि कर्म का परिचय देते हुए वे कहते हैं कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हुआ है। और व्याख्या किस प्रकार करेंगे? हम कहेंगे कि कवि कहता है कि मैं एक एक फूल से आलस्य को सींच लूंगा, अर्थात आलस में पड़े युवकों के मन में नए जीवन का अमृत प्रसन्नता से भर दूंगा। जैसे वसंत के आने से लोगों के जीवन में भी एक नई आशा की किरण, एक नई उमंग का संचार होता है, वैसे ही मैं हर एक युवक के मन में अमृत का, नए जीवन के लक्ष्य की तरफ बढ़ने का संचार करूंगा। अब युवकों के मन में जो निराश हो चुके हैं, जो आलस्य से अपने जीवन को बिता रहे हैं, उनके निराशावादी जीवन को वो दूर करना चाहते हैं और उनको अमरता का द्वार दिखा रहे हैं और कहते हैं कि अभी अभी तो वसंत का आना शुरू हुआ है, आगमन हुआ है, अभी उनका जीवन अंत नहीं होगा, अभी अपने उनके जीवन में बहुत कुछ करना है। तो भाव क्या है? जो युवक होते हैं वो अभी नींद में सोए हुए हैं, वो आलस अपने जीवन में बिखेरे हुए हैं, उनको प्रेरित करते हुए, उनमें उत्कर्ष, उत्साह का संचार करते हुए अपने सपने को जगाना चाहते हैं कि उठो, जगो, अपने सपने, अपने लक्ष्य को पूरा करो। उनके आलस्य को दूर भगाकर उनमें उत्साह का संचार कर देंगे। ये था भाव सौंदर्य। अब शिल्प सौंदर्य देखते हैं, जिसने दूसरे भाग में क्या बताया कि इनकी वही भाषा रहेगी, कौन सी? खड़ी बोली और तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे शब्द कौन से आए हैं? तंद्रालय, तंद्रालस और अमृत, द्वार, अनंत, ये शब्द संस्कृत जैसे हैं इसलिए तत्सम शब्द है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यानी वही शब्द जो एक से दूसरी बार प्रयुक्त हो और उसका अर्थ एक ही हो, उसे हम कहेंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जैसे क्या हुआ? पुष्प, पुष्प। ठीक है। और अनुप्रास जिसमें सिर्फ एक वर्ण आएगा, जैसे सवर्ण, सहर्ष, सींच, सवर्ण आया, दूंगा, द्वार दिखा दूंगा, द्वार दिखा दूंगा, तीनों में द वर्ण आ रहा है और सहर्ष, सींच में स वर्ण आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? इनमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। तो हमने शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य देखा। अनुप्रास अलंकार का हमने आपको समझाया कि कोई एक वर्ण जो बार बार आए और उसको हम क्या कहें, कोई एक बार उसकी आवृत्ति हो, बार बार जब आता है तब वो अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि अनु का अर्थ क्या होता है? पास में। ठीक है। तो ये दो शब्द के योग से बना, एक है अनु और दूसरा है प्रास। अनु का अर्थ होता है जो बार बार आए, जो पास हो, और प्रास का अर्थ होता है कोई वर्ण। प्रास का अर्थ क्या होता है? वर्ण। उस वर्ण को हम दोबारा लेते हैं। स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वह अनुप्रास अलंकार होगा और अनुप्रास में एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अभी हमने देखा ही है, जैसे रघुपति राघव राजा राम, कौन सा वर्ण रिपीट हुआ है? र। दूसरा उदाहरण देखो, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाप,
यहाँ पर कौन सा वर्ण रिपीट हो रहा है? कोई एक वर्ण देखो, वो है त। ठीक है, अब हम दूसरा कोई व्याकरणिक बिंदु देखते हैं, वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जैसे कि हम बात करेंगे, कोई ऐसा जोड़ीदार शब्द जो अपने साथ में एक और शब्द को लाएगा और बीच में आएगा उसके योजक चिन्ह, ये है उसकी पहचान। जब हम इन योजक चिन्ह को हटाएंगे तो उसका विग्रह निकलेगा और उस योजक चिन्ह की जगह पे आ जाएगा और शब्द। कौन सा शब्द आ जाएगा? और। तो जैसे बना पाप पुण्य, माता पिता, ये जोड़ीदार शब्द है, दोनों साथ साथ प्रयुक्त किए जाते हैं। अब इसके बीच में योजक चिन्ह लगा है, इसीलिए हमने इसको नाम दिया द्वंद्व समास। और हमने क्या कहा इसमें कि जब इन द्वंद्व समास को हटाएं, योजक चिन्हों को हटाएंगे तो उसकी जगह लग जाएगा और शब्द। जैसे बन गया पाप और पुण्य, सीताराम की जगह बनेगा सीता और राम, ऊंच और नीच, अन्न और जल, खरा और खोटा, राधा और कृष्ण। तो इसको हम और ना लिखकर योजक चिन्ह से लिखेंगे तो ये होगी इसकी पहचान, किसकी? द्वंद्व समास की। ठीक है, तो इसके उदाहरण में हमने देखा तंद्रालस शब्द है, तंद्रालस में एक शब्द तंद्रा, दूसरा है आलस, तो तंद्रालस साथ में मिलकर बना है तंद्रा और आलस, तो इसमें बन जाएगा द्वंद्व समास। विशेषण विशेष्य में जैसे नव, नव क्या है? नया है, गुण है। क्या, किस चीज का नव है? जीवन का नव है, यानी जीवन नया बनने की बात है। तो जीवन वो चीज है, वो वस्तु है, वो विशेष्य के तौर पे हम उसको लेंगे। तो जीवन को क्या करना है? नवीन करना है, नया करना है। तो नव हो गया विशेषण और जीवन हो गया विशेष्य। पुनरुक्ति प्रकाश में हमने क्या देखा? पुष्प पुष्प, जो कि एक ही शब्द दोबारा प्रयुक्त होता है। इस प्रकार से हमने इस कविता को अच्छे से समझा है। उम्मीद है आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम एक नए अध्याय में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।